Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. I am Hafiz Muhammad Uwais Karni and you are watching my YouTube channel that is free learning for all exams. So today it is our fourth video of the lecture series for the post of lecturer education and teaching lessons policy tests government of Sindh. सो जी आज हम नेचुरलिज्म को देखेंगे और नेचुरलिज्म को बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे और इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन आई हैव गिवन माय व्हाट्सएप नंबर यू कैन आस्क मी और यू कैन आस्क एनी क्वेश्चन इन द कमेंट सेक्शन सो विदाउट अवर वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। तो जी नेचुरलिज्म को सबसे पहले हम ये देख लें कि नेचुरलिज्म के फाउंडर कौन हैं। तो नेचुरलिज्म के जो फाउंडर हैं वो हैं रोसो साहब। कौन है? रोसो। ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए कि हु वाज द फाउंडर ऑफ नेचुरलिज्म। तो रोसो वाज द फाउंडर ऑफ नेचुरलिज्म। ठीक है, इट इज अ फिलॉसफी दैट इज बेस्ड ऑन नेचुरल लॉज। नेचुरल लॉज के ऊपर ये बेस करती है। नेचर इटसेल्फ इज द अल्टीमेट रियलिटी। व्हाट इज मेटाफिजिक्स अकॉर्डिंग टू द नेचुरलिज्म? नेचर इज रियलिटी। ठीक है, नेचर एक्सप्लेन्ड एज मोशन एंड एनर्जी। तो जी ये जो है नेचुरलिज्म ये मोशन और एनर्जी को एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है, मोशन और एनर्जी को एक्सेप्ट करते हैं। ये दो अलग अलग क्या है जी? ये हमारे प्रोसेस हैं। डिफरेंट फिनोमेना इन नेचर अकर ड्यू टू मोशन एंड वेव्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मतलब नेचर के अंदर जो भी फिनोमेना होते हैं वो मोशन की वजह से होते हैं और वेव्स जो इलेक्ट्रिसिटी की होती हैं उनकी वजह से होते हैं। लेट्स सपोज अगर आपके सामने आपको हवा लग रही है तो वो भी मोशन की वजह से लग रही है। अगर नेचर के अंदर बारिश का प्रोसेस आ रहा है तो वो एनर्जी की वजह से आ रहा है, मोशन की वजह से आ रहा है। तो ये कह रहे हैं जितनी भी नेचुरलिज्म है उसके अंदर जितने भी फिनोमेनाज होते हैं वह एनर्जी और मोशन के गिर्द घूम रहे होते हैं। नेचुरलिज्म आल्सो एक्सेप्ट्स प्रिंसिपल ऑफ मोशन। तो ये मोशन के प्रिंसिपल को एक्सेप्ट करता है। इट इज आल्सो नोन एज एनर्जीइज्म। ठीक है, नेचुरलिज्म को हम लोग एनर्जीइज्म भी कहते हैं। ठीक है, अगर सवाल आ जाए कि विच ऑफ द फॉलोइंग फिलॉसफी इज आल्सो नोन एज एनर्जीइज्म, देन द राइट आंसर इज नेचुरलिज्म। ठीक है जी। अच्छा, नेचुरलिज्म को हम पॉजिटिविज्म भी कहते हैं। व्हाट डज इट मीन बाय पॉजिटिविज्म? कुछ आप बताएंगे? आपको कुछ याद है? पिछले लेक्चर्स में हमने ये चीजें पढ़ी थी। व्हाट डज इट मीन बाय पॉजिटिविज्म? पॉजिटिविज्म के अंदर सिंगल ट्रूथ होता है या मोर देन वन ट्रूथ होता है? बस ये आप जरा सा अपने दिमाग के ऊपर फोकस दें। ठीक है, वन ट्रूथ होता है या मोर देन वन ट्रूथ होता है? तो पॉजिटिविज्म के हिसाब से जो है सिंगल ट्रूथ होता है। ठीक है, पॉजिटिविज्म के हिसाब से सिंगल ट्रूथ होता है। ठीक है जी। पॉजिटिविज्म नेचुरल फिनोमेना कम विद इन अ स्कोप ऑफ सम और अदर पॉजिटिव साइंस एंड कैन बी एक्सप्लेन मींस ऑफ साइंटिफिक लॉ। ठीक है जी। अब ये क्या कहते हैं? पॉजिटिविज्म है क्या? कोई भी फिनोमेना जो पॉजिटिव साइंस के जरिए आप प्रूव कर सकें। अब पॉजिटिव साइंस क्या है? फैक्ट्स ड्राइवन बाय रीजन एंड लॉजिक। मतलब कोई भी चीज अब रीजन और लॉजिक और रीजन, ये दो चीजें अगर आपके पास हैं तो वो आपकी पॉजिटिव साइंस है। ठीक है जी। और आप उसको ये जो लॉजिक और रीजन को आप कैसे वेरीफाई करेंगे? कौन से एक्सपीरियंस से? सेंसरी मतलब वो एक्सपीरियंस जो आप सेंसेस से आइडेंटिफाई करेंगे। तो होपफुली ये वाली स्लाइड आपकी क्लियर हो चुकी होगी जी। तो आगे आ गए हम लोग। इन मॉडर्न टाइम्स पॉजिटिविज्म वाज एस्टैब्लिश्ड बाय अ फ्रेंच थिंकर अगस्ट कॉम्टे। कॉम्टे भाई सोशियोलॉजी अगर किसी ने पढ़ी है, मैंने पढ़ी है सोशियोलॉजी में। अगस्ट कॉम्टे का एक अपना ही जो है जगह है और बहुत वैल्यू है इनकी। ठीक है, तो इन्होंने मॉडर्न टाइम के अंदर पॉजिटिविज्म को क्या किया है? इन्होंने सपोर्ट किया है, बनाया, एस्टैब्लिश किया। नेचुरल लॉज आर यूनिवर्सल एंड नेसेसरी। नेचुरल लॉज आर यूनिवर्सल का मतलब क्या है? मिसाल के तौर पे सूरज अगर यहाँ पे निकलता है और हमें उससे गर्मी लगती है तो ये दुनिया के हर खित्ते में होता है। अगर बारिश होती है तो वो हर चीज गीला करती है, दुनिया के हर खित्ते में होता है। तो ऐसे हैं यूनिवर्सल लॉ। अगर आप पाकिस्तान में रह के करंट की तार को हाथ लगाएंगे तो आपको करंट लगेगा। अगर आप अफ्रीका में यही काम करेंगे वहां पे भी लगेगा। तो इसका मतलब क्या है? नेचुरल लॉ। नेचुरल लॉज आर यूनिवर्सल एंड नेसेसरी। मतलब वो नेचुरल लॉज उनका रीजन से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो हमेशा क्या होते हैं जी? हमेशा सेम होते हैं। बिलीव इन
प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्मिटी ऑफ नेचर, मतलब नेचर क्या है वो सेम है, वही बात जो हमने कही कि यूनिवर्सल लॉ को यहाँ पे कह रहे हैं यूनिफॉर्मिटी ऑफ नेचर। सो नेचुरल फिनोमेना occurs mechanically without any purpose. What does it mean by कि भाई जो भी चीज हो रही है बिना पर्पस के हो रही है, जो कि मुझे बिल्कुल समझ नहीं आती और मैं इसको एक्सेप्ट नहीं करता। एवरीथिंग हैज अ पर्पस। आपने पढ़ा था ना लॉ ऑफ कॉजेशन, ठीक है, पीछे लॉ ऑफ कॉजेशन पढ़ा था, पिछले आप वीडियोस को देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। लॉ ऑफ कॉजेशन का मतलब क्या है, कोई भी चीज होती है उसके पीछे क्या होता है, कॉज होता है, बिना कॉज की कोई भी चीज नहीं होती, ठीक है। तो मेरी अपनी फिलॉसफी ये है, हो सकता है आप लोगों को ये बिल्कुल सही लगे, ठीक है। पॉजिटिव साइंस, ये बिल्कुल मैं आपको बता चुका हूं कि पॉजिटिव साइंस क्या होती है, जिसके अंदर रीजंस और लॉजिक होते हैं और सेंसरी एक्सपीरियंस के थ्रू आप रीजंस और लॉजिक के थ्रू उसको आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है जी। आगे चलते हैं हम लोग, अब आ गए हैं हमारे पास फिलोसॉफिकल प्रीसपोजिशन, ठीक है। अब हम जरा फिलोसफी के अंदर जाएंगे और हम देखेंगे कि नेचुरलिज्म फिलोसफी के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, ठीक है जी। तो हाउ मेनी ब्रांचेस ऑफ फिलोसफी, देयर आर 3 ब्रांचेस ऑफ फिलोसफी, ठीक है। फिलोसफी की कितनी ब्रांचेस हैं, 3। एक कौन सी है, सबसे पहला मेटाफिजिक्स, दूसरी है एपिस्टेमोलॉजी और तीसरी है एक्सियोलॉजी, ऐसे ही है, मेटाफिजिक्स, एपिस्टेमोलॉजी और एक्सियोलॉजी। अच्छा जी, अब हम इसको जरा देखते हैं। मेटाफिजिक्स, अल्टीमेट रियलिटी इन नेचर, ठीक है। रियलिटी कहाँ है, नेचर के अंदर है, नेचर इज मटीरियल, और मटीरियल, नेचर क्या है, मटीरियल है। अब ये मटीरियल वाले कौन से लोग हैं, जरा दिमाग पे जोर डालें और देखिए पिछले लेक्चर्स में वो लोगों के बारे में मैं बात कर चुका हूं जो मटीरियल के ऊपर फोकस करते हैं। यस, द ऑप्शन इज रियलिस्ट। रियलिस्ट क्या कहते हैं, एवरीथिंग इज मटीरियल, वो हर चीज को क्या कहते हैं कि हर चीज क्या है, मटीरियल है, मटीरियल वर्ल्ड के ऊपर ज्यादा फोकस करते हैं। और ये थ्योरी आई थी उन लोगों के मुकाबले में जो आइडियाज के ऊपर फोकस करते थे। क्लियर हो गया। तो जी नेचुरलिज्म और हमारे रियलिज्म के दरमियान एक कॉमन सी चीज क्या है कि दोनों मटीरियल के ऊपर क्या करते हैं, रिलाई करते हैं कि नेचर मटीरियल है, और वो लोग रियलिस्ट भी यही कहते हैं। एपिस्टेमोलॉजी क्या फरमाती है, एपिस्टेमोलॉजी फरमाती है नेचुरलिस्ट आर एम्पिरिसिस्ट। भाई नॉलेज कैसे आइडेंटिफाई होती है, ठीक है, नॉलेज कहाँ से आती है, क्या नॉलेज है आपके हिसाब से। तो भाई जो नेचुरलिस्ट हैं वो एम्पिरिसिस्ट होते हैं। एम्पिरिसिस्ट का मतलब क्या है, नॉलेज बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस ड्राइव फ्रॉम सेंसेस विद द हेल्प ऑफ ब्रेन, ठीक है। कहाँ से आपको एक्सपीरियंस होगी, नॉलेज कहाँ से आएगी, एक्सपीरियंस से आएगी, जो कि आप सेंसेस से एक्सपीरियंस करेंगे और विद द हेल्प ऑफ ब्रेन यू कैन आइडेंटिफाई दैट इट इज अ नॉलेज। तो ये एपिस्टेमोलॉजी की आप ऐसे कह सकते हैं डेफिनेशन है नेचुरलिज्म के नजदीक। Do not accept rationalist position having reason that all knowledge is innate, ठीक है। ये जो है एक इनका बड़ा इंटरेस्टिंग सा पॉइंट क्या है कि ये एक्सेप्ट नहीं करते कि जो रैशनलिस्ट पोजीशन है कि हर चीज के पीछे रीजन होता है, वो मैकेनिक्स की तरह जो मैंने आपको बात बताई, लॉ ऑफ कैजुएशन अभी मैंने आपको पीछे डिस्कस किया था। तो वो ये वही पॉइंट बता रहे हैं कि भाई एक लॉ ऑफ कैजुएशन को एक्सेप्ट नहीं करते, रीजन को एक्सेप्ट नहीं करते, बोलते हैं जो हो रहा है मैकेनिकली हो रहा है, होता जाएगा, पता नहीं कैसे हो रहा है, मुझे नहीं समझ आता, ठीक है। अगर आप थोड़ा सा अपनी थिंकिंग करेंगे, जरा सोचेंगे, तो हो सकता है आपका माइंड उस तरफ चला जाए, क्योंकि मैं खुद जो हूँ पर्सनली रिलाई करता हूँ सब्जेक्टिविज्म पे, ठीक है। मतलब मेरा मानना यह है कि देयर इज मोर देन वन ट्रुथ, मोर देन वन ट्रुथ, एक ट्रुथ नहीं है। कैसे, अगर ये 6 है तो यहाँ से वाले बंदे के लिए ये 6 है और यहाँ वाले बंदे के लिए ये 9 है, तो मोर देन वन ट्रुथ। मैं खुद एंटी पॉजिटिविज्म हूँ और सब्जेक्टिविज्म के ऊपर मैं रिलाई करता हूँ। आप भी इस तरह अपने बारे में सोचिए। पिछली क्लास में भी मैंने आपको यही कहा था कि अपनी फिलॉसफी के बारे में सोचिए और अपनी फिलॉसफी बनाइए, ताकि आपको अंदाजा हो सके कि आप कहाँ स्टैंड करते हैं और ये फिलॉसफीज पढ़ने का पर्पस क्या है। असल पर्पस यही है और यही चीज आपको इंटरव्यू में बहुत काम आएगी, ये मेरी बात आप याद रखिएगा, ठीक है जी। चलिए जी आगे चलते हैं। नेचर इज द बेस्ट टाइप ऑफ लाइफ, नेचर ही है, वैल्यू क्या है, ठीक है, नेचुरलिज्म के नजदीक। तो नेचुरलिज्म के नजदीक जो वैल्यू है वो नेचर है। भाई नेचर ही सब कुछ है और नेचर से बढ़ के कुछ नहीं है। बिलीव इन लिविंग, जिंदा रहने पे बिलीव करते हैं। अब ये दो चीजें जो है मुझे एक रिसर्च आर्टिकल से मिली थी, वहां से मैंने जो है आप लोगों के लिए यहाँ पे डाली।
कि फॉलो नेचर इज द स्लोगन ऑफ नेचुरलिज्म एंड बी नेचुरल इज देयर मोटो। मोटो क्या है इनका, बी नेचुरल, स्लोगन क्या है, फॉलो नेचर। ठीक है, नेचर में रहो और नेचर को फॉलो करो, ये इनके स्लोगन और मोटो है, ये आपने याद करने हैं। अच्छा, दे आर प्लूरलिस्ट। प्लूरलिस्ट नेचर हैज मेड ऑल पर्सन्स डिफरेंट। ये प्लूरलिस्ट है। प्लूरलिस्ट का मतलब क्या होता है, प्लूरलिस्ट का मतलब ये होता है कि भाई हर किसी का जो एक्सपीरियंस है वो अलग अलग है, जिसे आप सब्जेक्टिविज्म भी कह सकते हैं। सब्जेक्टिविज्म और प्लूरलिस्ट एक ही बात है। ठीक है जी। अच्छा भाई, अब हम आगे दे चल लेते हैं। होपफुली ये वाली चीज़ें आपको समझ आ रही होंगी। अगर आपको किसी किस्म का भी कोई क्वेश्चंस है तो आप भाई, ये मेरा नंबर दिया हुआ है, आप इस पे पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह ताला आपको रिस्पांस और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा। ठीक है जी। और हो सकेगा तो अगर आपको फिर भी कोई कंफ्यूजन होगी तो आपको रिसर्च पेपर्स, आपको रिसोर्सेज, आपको रेफरेंसेस मैं प्रोवाइड करूंगा, जिससे आपकी ये जो है क्रेडिबिलिटी आए, वैलिडिटी हो मेरी नॉलेज की, कि हाँ जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ उसकी वैलिडिटी है, उसकी रिलायबिलिटी है भी या नहीं है। रिसर्च के अंदर हम इन टर्म्स को बहुत अच्छे तरीके से देखेंगे। ठीक है जी। फिर आपको पता चलेगा कि चीज़ों को ऐसे ही नहीं जो भी चीज़ मिले उसको मान लेना चाहिए। हर किसी की क्रेडिबिलिटी होती है, रिलायबिलिटी होती है और वैलिडिटी होती है। ठीक है जी। तो नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द थ्री फॉर्म्स ऑफ नेचुरलिज्म। So a naturalism of the physical world. The first form of naturalism is about the क्या कह सकते हैं जी, फिजिकल वर्ल्ड। फिजिकल वर्ल्ड क्या है उसके बारे में बात करती है। ठीक है, ये फिजिकल वर्ल्ड एक्सप्लेन ह्यूमन एक्शंस, इंडिविजुअल एक्सपीरियंस, इमोशंस and feelings on the basis of physical science. The most important thing is that naturalism of physical world is entirely based on the physical science. What has written, what has taught by the physical science, it is naturalism. ठीक है जी। इंटायर यूनिवर्स कम्स इन फिजिकल साइंस, मतलब फिजिकल साइंस के ऊपर ये बहुत फोकस करते हैं। इट हैज लिटिल, और नाम से ही आपको पता चल रहा है, इट हैज लिटिल और नो इन्फ्लुएंस इन द स्फीयर ऑफ एजुकेशन। ये कहते हैं भाई इट हैज नो और नो इन्फ्लुएंस इन द स्फीयर ऑफ एजुकेशन। साइंस इज द ओनली फॉर्म ऑफ वैलिड नॉलेज एक्सेप्टेबल। फिलोसॉफिकल नॉलेज इज वर्थलेस। भाई कैसे, अगर आप फिलोसफी ही नहीं पढ़ेंगे तो फिलोसफी नहीं पढ़ेंगे तो फिर आप कैसे पढ़ेंगे, क्या 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 करेंगे अगर आपकी फिलोसफी नहीं है। बट इनका मानना है, ये इनका एक इंटरेस्टिंग सा पॉइंट है, मुझे जो भी इंटरेस्टिंग से पॉइंट मिलते हैं मैं नोट डाउन करता रहता हूँ। ठीक है, फिलोसॉफिकल नॉलेज इज वर्थलेस। अब क्यों है वर्थलेस, किस वजह से है, इनका मानना अलग ये है कि सारी चीजें क्या है, फिजिकल वर्ल्ड है, तो जो फिलोसफी है वो फिजिकल वर्ल्ड में नहीं आती, तो इस वजह से ये फिलोसफी को एक्सेप्ट नहीं करते। मतलब मटीरियल के ऊपर आ गए ना, जो हमने अभी पीछे बात की थी, जो भी चीज है सारा कुछ मटीरियल ही है, मटीरियल वर्ल्ड। तो मटीरियल वर्ल्ड फिजिकल। अब ये क्या है, फिलोसफी, फिलोसफी कोई मटीरियल चीज नहीं है। फिलोसफी क्या है कि एक अपना बिलीफ है, एक आपकी अपनी थिंकिंग है, तो ये इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करते। तो होपफुली आपको ये वाला पॉइंट क्लियर हुआ होगा कि इनके नजदीक जो फिलोसफिकल नॉलेज है वो वर्थलेस किस तरह है। चलिए जी, नेक्स्ट हमारे पास है सेकेंड फॉर्म ऑफ नेचुरलिज्म एंड दैट इज मैकेनिकल। मैकेनिकल से आप समझ चुके होंगे, मैकेनिक कोई ऐसा प्रोसेस जो मैकेनिकली हो रहा है। द इंटायर यूनिवर्स इज अ मैकेनिक मेड ऑफ मैटर। ठीक है, पूरी जो दुनिया है, पूरा यूनिवर्स है, वो किसी एक मैटर की बनी हुई है और वो मैकेनिक की तरह है। ठीक है, possessed a self driving energy ensure its functioning। वो जो मैटर है उसके अंदर ये काबिलियत है कि वो सेल्फ ड्राइविंग एनर्जी है उसके अंदर, मतलब खुद ही उसके अंदर एक इस तरह की एनर्जी है जो उसका फंक्शन जो है कभी भी खराब होने नहीं देगी और वो खुद ही उसको लेके चल रही है, जो कि मटेरियलिज्म है। ड्यू टू दिस इमर्जेंस ऑफ बिहेवियर स्कूल इन साइकोलॉजी इमर्ज। अब जी ये वाली जो बात आई ना, इस बात के रिएक्शन के अंदर साइकोलॉजी के अंदर एक नया स्कूल ऑफ थॉट आया। अच्छा, स्कूल किसे कहते हैं, स्कूल का मतलब ये नहीं होता जहाँ पे आप जाते हैं पढ़ते हैं, यहाँ पे इस सेंस में, फिलोसफी के सेंस में जब भी बोलते हैं ना स्कूल ऑफ थॉट, स्कूल ऑफ थॉट, ये जो है बिहेवियर स्कूल है, ये नेचुरलिस्ट स्कूल है, ये रियलिस्ट स्कूल है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है सेम थिंकिंग के लोग, सेम आइडियाज के लोग। आप देखते हैं जैसे अगली क्लास में हम पढ़ेंगे जैसे प्रैग्मेटिज्म, तो प्रैग्मेटिज्म के जो फाउंडर हैं वो विलियम जेम्स हैं और उनके साथ साथ जॉन डेवी हैं,
किलपैट्रिक है। अब किलपैट्रिक, विलियम जेम्स और जॉन डेवी, इन तीनों की थिंकिंग एक जैसी है, ये तीनों एक तरह से सोचते हैं। अब वो देखते हैं कि किस ये फिलॉसफी के अंदर आते हैं, और जिस फिलॉसफी के अंदर आते हैं उसे कहते हैं स्कूल ऑफ थॉट। तो ये सेम स्कूल है, मतलब इनकी थिंकिंग, इनकी फिलॉसफी, इनका सोचने का तरीका, इनका परखने का तरीका, इनके हिसाब से एपिस्टोमोलॉजिकल नॉलेज, इनके हिसाब से एक्सियोलॉजिकल नॉलेज, इनके हिसाब से मेटाफिजिकल नॉलेज और ऑन्टोलॉजिकल नॉलेज जो है, रियलिटी क्या है, वो सेम है। इस वजह से ये सेम स्कूल ऑफ थॉट में आते हैं। तो ये वाला आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। अब मैकेनिकल पॉजिटिविज्म के रिएक्शन के अंदर जो है, जो साइकोलॉजी का एक स्कूल था, बिहेवियरल स्कूल, वो पैदा हुआ। अब ये बिहेवियरल स्कूल क्या है? स्टिमुलस रिस्पॉन्स। स्टिमुलस रिस्पॉन्स का मतलब क्या होता है? स्टिमुलस का मतलब बिरयानी की खुशबू सूंघी, मुंह में पानी आ गया। तो मुंह में पानी क्या है? रिस्पॉन्स। स्टिमुलस क्या है? बिरयानी की खुशबू। इसी तरह ही जब भूख लगती है तो चक्कर आते हैं। तो अब भूख क्या है? स्टिमुलस है। रिस्पॉन्स क्या है? चक्कर आते हैं। तो इस तरह की चीजें हम आगे साइकोलॉजी की, जब हम स्कूल ऑफ साइकोलॉजी पढ़ेंगे और उसके अंदर डिफरेंट थ्योरीज को स्टडी करेंगे, तो आपको ये वाले सारे कॉन्सेप्ट फिंगर टिप्स के ऊपर याद हो जाएंगे। ठीक है जी। मेक्स नो डिस्टिंक्शंस बिटवीन ह्यूमन एंड एनिमल्स। ठीक है भाई, ये जो है ना, ये बात किसकी हो रही है? बिहेवियरल स्कूल की हो रही है। बिहेवियरल स्कूल के अंदर क्या है? ह्यूमन और एनिमल को एक ही चीज समझा जाता है। ठीक है, इसके अंदर इंसान के पॉजिटिव एक्सपेक्ट की बात नहीं होती। बोलते हैं भाई जैसा आपका स्टिमुलस होगा एकदम वैसा रिस्पॉन्स आ जाएगा। ठीक है, ह्यूमन नेचर को अच्छा नहीं समझा जाता। यहाँ पे कहा जाता है कि नेचर ऐसी ही है। बट आगे चल के फिर एक और स्कूल आता है जिसे ह्यूमनिस्टिक बिहेवियर कहते हैं। उसके अंदर ह्यूमन नेचर को अच्छा समझा जाता है, जो कि हम फर्दर डिटेल में वहां जाएंगे, क्योंकि ये हमारी क्लास फिलॉसफी की है। फिर हम वो बातें डिस्कस यहाँ करने लग जाएंगे। तो हम दोबारा अपने टॉपिक की तरफ आते हैं, और हमारा टॉपिक है बायोलॉजिकल नेचुरलिज्म, जो कि थर्ड फॉर्म ऑफ नेचुरलिज्म है। हम 2 फॉर्म्स पढ़ चुके हैं। ठीक है, सबसे पहली फॉर्म हमने पढ़ी है फिजिकल साइंस, दूसरी है मैकेनिकल, और थर्ड वन है बायोलॉजिकल। बायोलॉजिकल ग्रेटेस्ट इंपैक्ट ऑन एजुकेशन, एजुकेशन के ऊपर इनका बहुत ज्यादा इंपैक्ट है। एलैबोरेट्स द थ्योरी ऑफ द नेचुरल मैन एंड हैज एक्सप्लेन्ड दैट द एवोल्यूशन ऑफ मैन एंड द एनिमल एज अ सिंगल प्रोसेस। डार्विन वाली थ्योरी आ जाती है ना भाई। ठीक है, इंसान कहाँ था? बंदर था, बंदर से फिर इवॉल्व होता 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 यहाँ तक पहुंचा। तो इंसान और जानवर एक ही हैं। ये इस तरह की सोच है इनकी। ठीक है जी, मेरी सोच बिल्कुल नहीं है, ना मैं इसको एक्सेप्ट करता हूं। refuse to admit the spiritual nature of nature, that is a drawback of this biological naturalism। ठीक है, स्पिरिचुअलिटी फिर कहाँ गई? मतलब स्पिरिचुअलिटी है ही नहीं ना फिर तो, अगर आप इस तरह सोचते हैं। मतलब सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट के ये जो लॉ है उसको फॉलो करते हैं। जो फिट होगा वो ही सर्वाइवल करेगा, जो फिट नहीं होगा वो सर्वाइवल नहीं करेगा। ठीक है, जो लोग जिन्होंने थोड़ी सी सोशियोलॉजी पढ़ी हुई है, जिनको थोड़ी सी बायोलॉजी आती है, वो मेरी ये बातें बहुत आसानी से समझ रहे होंगे। अगर नहीं भी पढ़ी तो टेंशन वाली कोई बात नहीं है, मैं खुद ही सेल्फ एक्सप्लेनेटरी चीजें बता रहा होता हूँ। जैसे ही टर्म बताता हूँ उसके साथ उसकी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ, कि आपको ये पता चल जाए कि हाँ भाई हम पढ़ रहे हैं तो क्या पढ़ रहे हैं और इसका मतलब क्या है। I am trying my best। अच्छा, entire existence of universe cannot explain with mechanical and physical science। ये अब क्या कह रहे हैं? ये बायोलॉजिकल वाले क्रिटिसाइज कर रहे हैं मैकेनिकल और फिजिकल जो फॉर्म्स है नेचुरलिज्म के, उसको। क्या आप कहते हो कि जी हर चीज मैकेनिक है, हर चीज फिजिकल साइंस है, तो सारा कुछ आप बता दोगे, सारा कुछ एक्सप्लेन कर सकते हो। यहाँ पे क्या है? कुछ ग्रे एरियाज मिलते हैं, कुछ गैप्स मिलते हैं। जैसे ही गैप्स मिलते हैं तो वहां पे बायोलॉजिकल नेचुरलिज्म आता है और कहता है कि मेरी जगह भी है भाई, मेरी भी जगह है। ऐसे कैसे? आप दोनों ऐसे ही थोड़ी है, दोनों आप सारी जगह लेके कहोगे नहीं बस हमारा ठेका है और हमने काम कर रहे हैं। नहीं, मैं भी हूँ। अब मैं हूं तो मैं क्या हूं वो मैं आपको बता रहा हूं। सेल्फ प्रिजर्वेशन is the behavior that ensures the survival। वो ही बात आ गई। It is the strongest law of nature, survival of the fittest वाली बात कहते हैं हम। ये कहते हैं कि सेल्फ प्रिजर्वेशन, इंसान अपने आप को बचाता है। क्यों बचाता है? क्योंकि बायोलॉजी इंसान की नेचर है। अच्छा जी, अब हमने बहुत फॉर्म्स पढ़ी, नेचुरलिज्म का बेस हमने देखा। अब हम आ गए एम ऑफ एजुकेशन की तरफ। ठीक है, तो नेचुरलिज्म के हिसाब से एम ऑफ एजुकेशन होती क्या हैं, अब हम उनको देख लेंगे। तो सबसे पहले हम मैकेनिकल की तरफ जाते हैं, फिर हम आते हैं बायोलॉजिकल, क्योंकि इन दोनों ने इसके ऊपर बात की है। और वो जो थे फिजिकल साइंस वाले, वो तो आपको पता है ना कि फिलॉसफी जो है उसको वर्थलेस कह रहे हैं। ठीक है, तो मैकेनिकल नेचुरलिज्म सजेस्ट। अच्छा जी भाई, क्यों जा रहे हैं आप पीछे?
आपको पीछे जाने का नहीं कहा था। अच्छा जी, मैकेनिकल नेचुरलिज्म सजेस्ट दैट एजुकेशन शुड एम एट द एफिशिएंसी एंड द परफेक्शन ऑफ ह्यूमन मशीन। इट डज नॉट रिप्रेजेंट कंप्लीटली नेचुरलिज्म। भाई ये सिर्फ मैकेनिकल नेचुरलिज्म वाले सजेस्ट करते हैं कि एजुकेशन का मकसद क्या है, एफिशिएंसी और परफेक्शन ऑफ ह्यूमन मशीन। ठीक है, एफिशिएंसी और परफेक्शन, जो कि पूरे का पूरा नेचुरलिज्म नहीं है, सिर्फ इसकी एक फॉर्म इसको बता रही है। बायोलॉजिकल एवोल्यूशन uses education to ensures the proper adjustment or adoption of the child to his environment, struggle for survival। तो इधर दो टर्म्स हैं, दो प्रोसेस हैं, एडजस्टमेंट और एडॉप्टेशन। आप एडजस्ट करते हैं इन्वायरमेंट के अंदर, एडजस्ट करने के लिए आपको बहुत सारी चीजें अडॉप्ट करनी पड़ती हैं। तो ये कहने की चीज है किसकी, बायोलॉजिकल नेचुरलिज्म वालों की। वो कहते हैं कि जो पिछले दौर के अंदर लोग रहते थे वो एडजस्ट हुए एनवायरनमेंट के अंदर, क्योंकि उन्होंने डिफरेंट आदतें, डिफरेंट तरीके अडॉप्ट किए। अगर वो अडॉप्ट नहीं करते तो एडजस्ट नहीं होते। तो पहला प्रोसेस है आपके पास एडॉप्टेशन, उसके बाद आप एडजस्ट होंगे। क्यों? क्योंकि स्ट्रगल फॉर द सर्वाइवल। तो आपकी जो एजुकेशन है वो भी कुछ इस तरह की होनी चाहिए, ठीक है, जो आपको इन्वायरमेंट के हिसाब से चीजें समझाए और फिर आप अपने इन्वायरमेंट में, इन्वायरमेंट मीन्स अपनी सोसाइटी के अंदर जो है एडजस्ट कर सकें। सो एम ऑफ एजुकेशन टू अडॉप्ट द इन्वायरमेंट, दैट व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। अच्छा, हर्बर्ट स्पेंसर, ये जी सोसाइटी को जो है एक ह्यूमन, जो है ना, ह्यूमन ऑर्गेनिज्म की तरह देखते हैं। सोशियोलॉजी के अंदर मैंने इनको पढ़ा था, बड़े इंटरेस्टिंग से जो है ये भी हमारे पास सोशियोलॉजिस्ट हैं। अब ये क्या कहते हैं, ये एजुकेशन के लिहाज से, बिलीव्ड एजुकेशन डू बी अ प्रिपरेशन एंड ट्रेनिंग फॉर अ कंप्लीट लाइफ। एजुकेशन क्या है, वो आपको तैयारी करवाती है, ट्रेनिंग देती है कि आप अपनी पूरी जिंदगी अच्छे तरीके से गुजार सकें। रोसो साहब क्या फरमाते हैं? रोसो साहब कौन है? कुछ याद है आप लोगों को, माइंड में आ रहा है रोसो साहब कौन है? जी जी, फाउंडर ऑफ नेचुरलिज्म है रोसो साहब, ठीक है। बिलीव दैट एजुकेशन, अब आप लोगों ने पता है करना क्या है, बस ये देखना है रोसो किस कंट्री से बिलोंग करते हैं, आपने ये मुझे बताना है, ठीक है। रोसो किस कंट्री से बिलोंग करते हैं, असल में रोसो किस कंट्री के थे, उनके पास नेशनलिटी कहाँ की थी, ठीक है। ये आपके लिए नेक्स्ट जो क्लास है उससे पहले का एक मैंने सिंपल सा वर्क दिया था कि आप थोड़ा सा खुद सर्च करें और आपको चीजों का पता चल सके, ठीक है। मैं ये पूछूंगा आप लोगों से रोसो साहब के बारे में। तो बिलीव दैट एजुकेशन शुड डेवलप द चाइल्ड अकॉर्डिंग टू हिज नेचुरल एबिलिटी। ये कहते हैं बच्चे की भाई नेचुरल एबिलिटी भी तो देखो, ऐसा नहीं है बच्चा जो है लॉजिक कर ही नहीं सकता और आप उसको लॉजिक पढ़ाते जा रहे हैं, ठीक है। बच्चा पेंटिंग के अंदर है तो भाई उसको पेंटिंग करने दो ना। बच्चा जैसा कहता है उसकी एबिलिटी के हिसाब से आपने सारा कुछ करना है, एबिलिटी को खास तौर पे देखना है। अगर आप एबिलिटी को नहीं देखते तो भाई फिर क्या होगा, फिर आप अपना जो डिजायर्ड एम है उसको फुलफिल नहीं कर सकेंगे, आपकी फिलॉसफी, पूरी की पूरी फिलॉसफी नाकाम हो जाएगी, ठीक है। और फिजिकल साइंस वाले लोग फिर कहेंगे कि जो फिलॉसफी है वो क्या है, वर्थलेस है, जो कि ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है जी। कि मैं आपको पॉइंट्स याद करवाता जा रहा हूँ पिछले अगले जो हमने पढ़े हैं। इस तरह जब आप अपने पॉइंट्स याद करते रहेंगे ना, फिर आप जब एग्जाम दे रहे होंगे और जब एग्जाम के सामने आपके सामने इस तरह के एमसीक्यूज आएंगे तो आपकी वही आदत बनी हुई होगी चीजें याद करने की, अपने आप से रिकॉल करने की, यही चीजें आपको कामयाब करवाएंगी, आई गारंटी, ठीक है। यही सक्सेस का फॉर्मूला होता है। जब आप चीजें याद करें, उसको रिपीट करें, अपने आप से सवाल पूछें और पूछते जाएं, खुद ही आपको बहुत सारी चीजों के बारे में पता चलेगा जो आपको क्लास में भी नहीं पढ़ाई जाती, आप बुक्स में से भी नहीं पढ़ते। बस सिर्फ जब आप अपने आप से जब बातें करने लगते हैं फिर आपको बहुत सारी चीजों का पता चलता है। तो ये सेल्फ डेवलपमेंट की बात हो रही है, ठीक है। ये फिलॉसफीज से कुछ ना कुछ हम भी तो सीखें ना, आखिर हम ये पढ़ रहे हैं तो हम कुछ सीखें तो सही इनसे। तो कैरिकुलम की तरफ आ जाते हैं अब लोग हम, कि कैरिकुलम नेचुरलिज्म का किस तरह का होगा। आपके हिसाब से नेचुरलिज्म का कैरिकुलम किस तरह का होगा, वो क्या कहेंगे, ठीक है। बेसिकली मुझे जहां तक पता है, हमने एक दफा पढ़ा था, मुझे थोड़ा सा दिमाग में आ रहा है कि जो कैरिकुलम है ना, मैं आपको एक ब्रॉड सेंस में बता दूं, ठीक है, फिर ये वाली चीजें भी पढ़ते हैं, ठीक है जी। तो सबसे पहले तो एज वाइज कैरिकुलम होता है, ठीक है, नेचुरलिज्म का। नंबर 1 to 12 ईयर, ठीक है। नंबर 2 12 टू मतलब कुछ पीरियड्स बनाए हुए 20, एंड द थर्ड वन इज 20 टू मोर।
सही है जी। ये 3 जो है इन्होंने जो है पीरियड्स बनाए हुए हैं करिकुलम के, ठीक है, अलग-अलग करिकुलम होगा। अब ये जो पहला पीरियड है इसमें क्या होगा भाई, इसको देख लेते हैं इसमें क्या होगा। अब इसके अंदर सबसे पहले कहते हैं कि बच्चे को नेगेटिव एजुकेशन दें। भाई ये नेगेटिव एजुकेशन क्या है, चलें आप मुझे ये बता दें नेगेटिव एजुकेशन क्या है जब तक मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। व्हाट इज नेगेटिव एजुकेशन? नेगेटिव एजुकेशन का मतलब क्या है? कुछ आ रहा है दिमाग में आप लोगों के? नेगेटिव एजुकेशन जो आप सोच रहे हैं ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है, जो भी आपके दिमाग में आया बिल्कुल गलत आया। यहाँ पे नेगेटिव एजुकेशन का मतलब ये है कि बच्चे के सेंसेस को ट्रेंड किया जाए। आप बच्चे को, नेचुरलिज्म वाले लोग क्या कहते हैं कि बच्चे को नेचर के अंदर छोड़ दो, नेचर में जाए और बच्चा नेचर से सीखे। तो आप तो उसको एक क्लास के अंदर एक टीचर उसको पढ़ाना शुरू कर देता है, तो ये नेचुरलिज्म की जो फिलॉसफी है उसके बिल्कुल खिलाफ है ये तो बात, ठीक है ना। ये तो उसके बिल्कुल ही खिलाफ हो जाती है कि ऐसे कैसे भाई जो है आप बच्चे को पढ़ा सकते हो। अब नेचुरलिस्ट यही कहते हैं, आगे भी हम पढ़ेंगे कि उनके हिसाब से देयर आर 2 मेथड्स ऑफ एजुकेशन, एक है पॉजिटिव और एक है नेगेटिव। तो ये नेगेटिव मैं आपको बता रहा हूँ, नेगेटिव का मतलब क्या है कि आप बच्चे को बाउंड कर दें, क्योंकि नेचुरलिज्म ये तो चीज कहता ही नहीं ना। आप बच्चे को क्लासरूम के अंदर चीजें पढ़ा रहे हैं, उनको उसको चीजें बता रहे हैं, तो ये नेगेटिव एजुकेशन है। नेगेटिव एजुकेशन 1 to 12 ईयर तक होती है, ये अक्सर टेस्टों में सवाल आता है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है, नेगेटिव एजुकेशन क्या है। अब नेगेटिव एजुकेशन में आपने करना क्या है, बच्चे के सेंसेस को ट्रेन कर देना है। जब वो जाएगा नेचर के अंदर चीजें सीखेगा तो वहां पे फिर उसको इस सेंसेस का काम आएगा। बच्चे को पता तो सेंसेस इस्तेमाल किस तरह करने हैं, वो सेंसेस का गलत इस्तेमाल कर रहा है, सेंसेस से गलत इन्फॉर्मेशन ले रहा है, तो भाई फिर क्या हो रहा है, फिर वो कुछ का कुछ सीख जाएगा ना। तो पहले आपको ट्रेनिंग देनी है। तो यहाँ पे जो इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रेनिंग की बात आई है कि आपने बच्चे को ट्रेनिंग देनी है नेगेटिव एजुकेशन के अंदर, ठीक है। जो आपके दिमाग में नेगेटिव एजुकेशन आई थी ऐसा बिल्कुल नहीं है, कि अक्सर इंटरव्यू में जो है आपसे सवाल अक्सर पूछा जाता है और एमसीक्यूज में भी ये सवाल आता ही आता है, एज आपने याद करनी है। अच्छा जी, 12 से 20 साल तक फिर क्या करना होता है इस साल के अंदर? सबसे पहले तो नेगेटिव एजुकेशन है, ट्रेनिंग ऑफ सेंसेस है। फिर बच्चा इधर उधर मतलब जो है ना जैसे क्यूरोसिटी बच्चे के अंदर आ जाएगी, ये यहाँ पे क्यों है, ये वैसा क्यों है, ये ऐसा क्यों है। काफी दफा बड़े जो है तंग आ जाते हैं, यार चुप कर जाओ, इतने सवाल थोड़ी पूछते हैं। फिर बोलते हैं किसी दूसरे को, इसको बेटा लेके जाएगा, इसको जरा घुमाएगा, मेरा थोड़ा जो है अभी तबीयत खराब हो रही है। तो वो क्या करते हैं, वो बोलते, क्योंकि इंसान जो उस लेवल पे जो बड़े होते हैं उनका एक्सपीरियंस, मेच्योरिटी लेवल, इतनी नॉलेज आ चुकी होती है। बच्चा जो होता है वो टेबुला रोसा होता है, ठीक है। तो टेबुला रोसा मीन्स ब्लैंक स्लेट होता है। तो अब वो क्या कहता है, वो कहता है कि भाई मैंने इस स्लेट को भरना है। अब जिसकी स्लेट भरी हुई है वो कितना बोलेगा, वो बोलेगा यार अब इतना बहुत है, ठीक है। तो आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझ आया कि क्या होता है एजुकेशन। बच्चा वही फैमिली और होम से इस्तेमाल जो है सीखता है 1 से 12 साल की उम्र में। फिर 12 से 20 साल की उम्र आ जाती है। 12 से 20 साल की उम्र क्या है भाई, 12 से 20 साल की उम्र में उसे कहते हैं, इसे फॉर्मल एजुकेशन देनी चाहिए, ट्रेनिंग ऑफ इंटेलेक्चुअल। उसके दिमाग की और दिमाग की जो है उसकी ट्रेनिंग देनी चाहिए, फिजिकल साइंस उसको पढ़ानी चाहिए। उसके बाद बच्चा इस काबिल हो जाए कि एक्सपीरियंस बेस्ड एजुकेशन, डायरेक्ट एक्सपीरियंस लेना शुरू कर दे। तो ये असल काम हो जा किसका, 12 टू 20 ईयर्स एज के अंदर जो कैरिकुलम होगा उसका। लास्ट जब यहाँ इस मतलब एज से भी बच्चा आगे निकल जाए तो फिर बच्चे को क्या करना है, फिर बच्चे को साइंस टीचिंग करवानी है फील्ड के अंदर ले जाके, जो कि एक्चुअल नेचुरलिज्म है, ठीक है। नेचुरल ये पूरी पीछे ट्रेनिंग्स हुई हैं, बच्चे का बेस बनाया गया, फिर उसको नेचर के अंदर लेके जाया गया, फील्ड के अंदर उसको पढ़ाया जाए, जो कि एक असल चीज है इसकी, नेचुरलिज्म की। होपफुली आपको ये डिटेल के अंदर जो चीजें मैंने बताई हैं क्लियर हो गई होंगी। तो अब हम आ गए कैरिकुलम की तरफ। कैरिकुलम का पहले मैंने आपको कॉम्प्रिहेंसिव कॉन्सेप्ट दे दिया, अब हम जरा ये देख लेते हैं, ठीक है जी। जो कैरिकुलम होना चाहिए वो एवोल्यूशनरी थ्योरी, एम्पिरिकल टीचिंग एंड साइंटिफिक एनालिसिस के ऊपर होना चाहिए, ठीक है। एवोल्यूशनरी थ्योरी होनी चाहिए, एम्पिरिकल टीचिंग होनी चाहिए, साइंटिफिक एनालिसिस होना चाहिए, इस तरह का कैरिकुलम होना चाहिए। They want to introduce physical and social science at every level of education. भाई physical और social science हर जगह पे होनी चाहिए, it is most important. Language and mathematics are the tools for learning of science. Learning of science, ठीक है, के लिए language और mathematics जो है tool है, मतलब बहुत जरूरी है। कैरिकुला क्या होना चाहिए, टू इंकरेज टू गेन नॉलेज, मतलब बच्चे को जो है इंकरेज करे कि वो ज्यादा से ज्यादा नॉलेज हासिल करे। पर्पस ये होना चाहिए किसका, कैरिकुलम का।
प्रेजेंट इज मोर इम्पोर्टेंट देन फ्यूचर। भाई लिविंग आपको शुरू में देखा था ना, बेसिक कॉन्सेप्ट के लिविंग के ऊपर बात कर रहा था कौन, नेचुरलिज्म। तो यहाँ पे ये कहता है कि भाई प्रेजेंट इज मोर इम्पोर्टेंट देन फ्यूचर, यू हैव टू लिव इन करंट टाइम बट यू कैन नॉट निग्लेक्ट द एक्सपीरियंस ऑफ पास्ट टाइम। पास्ट को भी नेग्लेक्ट नहीं करता, जो भी आपका एक्सपीरियंस है, जो भी सजेशन है, उसको वैल्यू करना है, आपने सीखना है उससे कुछ, ठीक है। उसके बाद जी कुछ फिलोसोफर हैं दो जिन्होंने कुछ फरमाया, देखते हैं क्या फरमाया। कम्युनिस्ट कहते हैं वांटेड टू स्टडी एवरी सब्जेक्ट, भाई हर सब्जेक्ट पढ़ना है। नेचुरलिज्म हो, नेचर है, नेचर के अंदर हर सब्जेक्ट पढ़ो। जॉन लोग क्या फरमाते हैं, रिफ्यूटेड दिस नोशन एवरीवन कैन नॉट लर्न एवरी सब्जेक्ट ड्यू टू नेचुरल हैंडीकैप्स। जबरदस्त, आई एग्री दिस, क्योंकि हर बंदा हर चीज नहीं पढ़ सकता, उसके अंदर एबिलिटी नहीं है ना। अब देखो एबिलिटी की बात हुई थी, तो एबिलिटी के हिसाब से आपने करना है, तो एबिलिटी आप में नहीं है तो भी कैसे करोगे फिर, ठीक है, आपके लिए तो मसला होगा। तो जो जॉन लोग की बात है तो बिल्कुल सही है, मैं इससे एग्री करता हूँ कि हर किसी के अंदर कोई ना कोई हैंडीकैप होता है, कोई ना कोई मसला होता है, कोई ना कोई वीक एरिया होता है। अब आप उसके होते हुए आप कैसे हर सब्जेक्ट्स पढ़ लोगे। तो इस तरह अलग अलग जो है साइंटिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू आ रहे होते हैं। आपने परेशान बिल्कुल नहीं हो रहा, आपने बस इन चीजों को देखना है, ठीक है जी। अच्छा, अब हम आ गए एजुकेशनल मेथड की तरफ। तो एजुकेशनल मेथड भाई किस तरह के होते हैं। चाइल्ड जो है वो ऑक्यूपाई द सेंट्रल प्लेस। जो चाइल्ड है, बच्चा जो है, एक्चुअली जो नेचुरलिज्म है वो चाइल्ड सेंटर्ड है, ठीक है। टीचर क्या है, टीचर इज अ मैनेजर, टीचर इज ऑब्जर्वर। आपने ये बात करनी है। आप पिछली फिलोसफीज की तरफ चले जाएं, जरा याद कर लेना, आपको 1 1 2 2 करके याद आ जाए सारी दिमाग के अंदर। तो सबसे पहले हमारे पास हमने पढ़ी थी आइडियलिज्म। तो आइडियलिज्म के अंदर क्या होता है, जो हमारा टीचर होता है डोमिनेंट होता है, रियलिज्म के अंदर डोमिनेंट होता है। अब नेचुरलिज्म ने कहा भाई क्यों डोमिनेंट हुए हो, अब आपने डोमिनेंट नहीं होना। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने कर दिया चाइल्ड सेंटर्ड पॉलिसी। ये है टीचर सेंटर्ड पॉलिसी, और जो नेचुरलिज्म है ये है चाइल्ड सेंटर्ड पॉलिसी, ठीक है जी। अच्छा, आगे वाली फिलोसफीज जो और हैं दो, प्रैग्मेटिज्म और एग्जिस्टेंशियलिज्म, उसको भी हम देखेंगे उन के टॉपिक के अंदर, ठीक है जी, जब उसको हम पढ़ेंगे अगली वीडियोस के अंदर। तो एक्सपीरियंस इज मोर इम्पोर्टेंट देन बुक्स। अब पीछे हम देखें तो जी बुक्स 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 के ऊपर लगे रहते हैं। जो रियलिज्म है और हमारे पास आइडियलिज्म है, वो बुक्स को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं ना, बुक्स एम्फेसाइज ऑन बुकिश नॉलेज, रीड 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 रीड। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है, ये बोलते हैं भाई रीड रीड नहीं बोलो, रूट लर्निंग के पीछे ना जाओ, आप लोग खुद अपना एक्सपीरियंस हासिल करो, बुक से नहीं, नेचर से, डायरेक्ट एक्सपीरियंस, पर्सनल ऑब्जर्वेशंस, ठीक है जी। अभी जो मैं आपको बात कर रहा था थोड़ी देर पहले, जब मैंने नेगेटिव एजुकेशन की बात की थी, तो मैंने आपको कहा था ना, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एजुकेशन इन naturalism. Number 1 is positive. Positive child learn various subjects, rejects this traditional approach. ठीक है भाई, सारे ही सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, ठीक है, रिजेक्ट करता है ट्रेडिशनल अप्रोच को, ठीक है, कि ये करो ये करो ये ना करो, पढ़ने सारे ही सब्जेक्ट्स हैं आपने। नेगेटिव मेथड ये मैंने आपको बता दिया कि बच्चे को और उसके ऑर्गन को 1 से 12 साल तक क्या करना है, ट्रेन करना है, ताकि वो फिर जब आगे जाए, मतलब 20 साल से आगे जाए, तो वो फिर खुद उन सेंसेस को इस्तेमाल करके जो है अच्छे तरीके से नॉलेज हासिल कर सके, ठीक है, नेचर की। प्ले वे मेथड जो है वो बेस्ट मेथड है, ठीक है। अगर सवाल आ जाए कि बेस्ट मेथड ऑफ नेचुरलिज्म क्या है, तो प्ले वे मेथड, भाई सीखेगा, खेलेगा और नॉलेज अपनी बढ़ाएगा। एजुकेटर वांट्स टू नो व्हाट मेथड इज ही शुड ऑब्जर्व चाइल्ड। अगर एजुकेटर है वो चाहता है कि मैं कौन सा तरीका लूँ, सबसे पहले चाइल्ड को ऑब्जर्व करो, देखो उसकी एबिलिटी क्या है, उसके हिसाब से आप तरीका अडॉप्ट करो, और आप जो है बच्चे को टीचिंग उस तरह कर सकते हैं, ठीक है। ये भी है, बट जो बेस्ट वे है, जो नेचुरलिज्म के अकॉर्डिंग है, वो है आपके पास प्ले वे मेथड, ये आपने याद रखना है। अब आ जाते हैं टीचर की तरफ, ठीक है जी। टीचर क्या होता है, टीचर जो है इस फिलॉसफी के अंदर एक ऑब्जर्वर का किरदार अदा कर रहा होता है, ठीक है, एक ऑब्जर्वर होता है। बच्चा जो कर रहा है उसको करने दें, ठीक है, बच्चे को मना नहीं करना आपने, बल्कि ऑब्जर्व करना है, जहां पे वो गलती कर रहा है आपने उसको बताना है कि यहाँ पे आपने गलत किया, ठीक है। अच्छा, पनिशमेंट के बिल्कुल खिलाफ है ये, पनिशमेंट आप नहीं कर सकते हैं ना, क्योंकि चाइल्ड सेंटर्ड पॉलिसी है। आहिस्ता 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 फिर यही पॉलिसी आज तक इवॉल्व होती हुई हम तक पहुंची है कि अब ये क्या बन गया, एक लॉ बन गया कि आप बच्चे को मार नहीं सकते, ठीक है, स्कूल के अंदर नो पनिशमेंट।
प्ले वे टेक्निक्स ऑफ एजुकेशन, बिल्कुल जी, लीस्ट पॉसिबल इंटरफेयर ऑफ टीचर। भाई टीचर ने हमेशा बच्चे को ये नहीं करना मैं ऐसा समझता हूं तो आप ऐसे कर लो, नहीं जी मेरा तरीका ये है तो काइंडली आपने मेरा तरीका ही करना है, नहीं बेटा ये नहीं, जैसे नुक्ता चीनी वाला होता है ना, मतलब अपना तरीका बच्चे के ऊपर मुसल्लत करना, ये चीज नेचुरलिज्म कहता है भाई ऐसा ना करो खुदा के लिए। आइडियलिस्ट और क्या कहते हैं रियलिस्ट लोग बहुत थे जिन्होंने ये तरीका अपनाया हुआ था, अब आप लोगों ने ऐसा नहीं करना, ठीक है, ये इसका कंट्रास्ट है पूरी पॉलिसी। अच्छा एग्जाम्पल देखते हैं भाई, नील समर्स हिल के अंदर एक स्कूल था जहाँ पे एजुकेटर जो हैं वो मिक्स थे, मतलब टीचर जो स्टूडेंट्स के साथ मिक्स थे, उनके साथ प्रैक्टिकली रहते थे, खेलते थे, मतलब उनको ऑब्जर्व करते थे, पता नहीं चल रहा होता था ना कि टीचर कौन है और चाइल्ड कौन है, अगर आप गौर से देखेंगे तो फिर पता चलेगा। तो वो मतलब क्या है डायरेक्ट एक्सपीरियंस लेने के लिए उनके साथ रहते थे, ठीक है, इन्वॉल्व हो जाते थे। चाइल्ड इज नेचुरली इंक्लाइंड टू लाफ्टर एंड हैप्पीनेस, तो चाइल्ड ऑटोमेटिकली नेचुरली जो है वो खुशी की तरफ जाता था। हेंस द एजुकेटर शुड बी जॉली एंड नॉट, जो है आप ऐसे कह सकते हैं अच्छे मूड में, मतलब अच्छे मूड में रहता है, हमेशा गुस्से में नहीं रहता ना, जॉली होता है। यहाँ पे होता है क्या, बच्चे का सेल्फ एक्सप्रेशन आता है, फ्रीडम ऑफ चाइल्ड आती है। हम बच्चे को बोलते हैं नहीं 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 बेटा आपको नहीं पता, अभी आप छोटे हो, आप ऐसे सवाल ना करो, क्यों सवाल करोगे तो ऐसे हो जाएगा वैसे हो जाएगा। बच्चे को सवाल नहीं पूछने देते, उसका सेल्फ एक्सप्रेशन मार के रख देते हैं। बच्चे से अगर पूछा ना क्लास में आपने बड़े होके क्या बनना है, लेट सपोज उसने बोल दिया मैंने डीसी बनना है, डीसी का मतलब डिप्टी कमिश्नर, आप कैसे बनोगे, आपके पास पैसे हैं, अमीरों के लोग बनते हैं, मतलब इस तरह की जो हमारे पास ट्रेडिशनल चीजें आ रही होती है ना, ये जो है ना धज्जियां उड़ा देती है बच्चे की पूरी पर्सनैलिटी खराब हो जाती है ना, वो वहीं पे सोचना शुरू कर देता है अच्छा तो ऐसा होता है, मैं तो कुछ कर नहीं सकता, तो वो क्या है उसका फ्रीडम कहाँ गई, बच्चे की सेल्फ एक्सप्रेशन कहाँ गई, आपकी जो फिलॉसफी थी आपने जो है वो डाल दी बच्चे के अंदर, बच्चा वैसे सोचना शुरू हो गया, और फिर जो है टीचर कहेगा कि अब जो हूं मैं जो हूं जो है ना, मैंने बच्चे नहीं रोबोट बना दिए, क्यों, क्योंकि वो मेरी तरह सोचते हैं, जैसे मैंने कहा था, जैसे मैंने पढ़ा था, मेरा बच्चा मेरे तरीके से पढ़ रहा है तो ये रोबोट बन गया, तो वो रोबोट है, उसका फ्रीडम नहीं है, उसकी सेल्फ एक्सप्रेशन ही नहीं है। तो ये थोड़े से डिफरेंस है भाई, ठीक है ना, ये इस वजह से आपको एक्सप्लेन करता रहता हूँ, हमारा जो रियलिटी के अंदर चीजें हो रही होती हैं कि फिलोसफीज क्या कह रही हैं और हम लोग पता नहीं कहाँ है, फिर हम बोलते हैं हमारा जो है रिजल्ट अच्छा नहीं बनता, तो भाई कैसे मिलेगा, ठीक है ना। आइडियलिस्ट स्कूल ग्रांट्स मोस्ट रिस्पॉन्सिबल पोजीशन टू टीचर, रिस्पॉन्सिबल पोजीशन देता है, इसका मतलब ये नहीं है कि टीचर सेंटर्ड है, रिस्पॉन्सिबल पोजीशन ये है कि भाई टीचर इज रिस्पॉन्सिबल, टीचर का फंक्शन ये है, फंक्शन क्या है टीचर का फंक्शन ये है कि मेक श्योर दैट प्लांट एंड वीट ग्रोज अकॉर्डिंग टू इट्स ओन नेचर। बस आप ऐसे समझ लें कि एक पौधा है तो पौधे की देखभाल करना है, तो बच्चा जो है, बच्चा भी एक पौधा है, उसकी देखभाल करनी है कि बच्चा सही तरह से सीख रहा है या नहीं सीख रहा, कहीं पे गलती कर रहा है तो उसको आराम से बताना है, सबके सामने ही नहीं बोल देना, ठीक है ना, क्योंकि उसकी सेल्फ एक्सप्रेशन, उसकी जो वो है एग्जिस्टेंस है ना, उसको बड़ा वो होता है। अब ये इस चीज के ऊपर फोकस एग्जिस्टेंशियलिज्म देता है। सो जी ये आपका क्लियर हो गया। अब जी हम आगे चलते हैं, टीचर को हमने बड़े अच्छे तरीके से कहा, डिसिप्लिन को देख लेते हैं। डिसिप्लिन क्या होता है भाई, मारा पीटी जो है ना, दंगे फसाद नहीं होते क्लास में यहाँ पे, ठीक है, टीचर आया ये नहीं आता है, चलो भाई हाथ निकालो, ठप 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 स्टिक्स मारी, कोई जी उठक बैठ के कर लो, मुर्गा बना दो, तो वो बच्चों की जो है ना वो अंदर से जो पर्सनैलिटी है वो बिल्कुल उसकी धज्जियां उड़ रही होती है ना, वो पता नहीं क्या सोच रहा होता है। सारे बच्चे एक तरह से नहीं होते, कुछ सॉफ्ट हार्टेड होते हैं, वो बड़ा हर्ट फील कर जाते हैं, और फिर वो पूरी जिंदगी के लिए जो है ना, वो जो टीचर है उसके सामने क्वेश्चन मार्क बना रहता है, और वो हमेशा बस वो जो है ना एक नेगेटिव पर्सनैलिटी बना लेते हैं। तो टीचर एक जो है ना बड़ा सुप्रीम मकाम है, टीचर को जो भी एक्ट करना चाहिए क्लास में बड़ा सोच समझ के करना चाहिए, क्योंकि मदर ऑफ ऑल प्रोफेशन है, तो इस वजह से सोच समझना चाहिए। तो मारा पीटी नहीं होती, ठीक है, लड़ाई बिल्कुल नहीं होती, या जैसे पनिशमेंट टीचर बिल्कुल नहीं कर सकता। फ्रीडम एंड नॉट पावर इज द ग्रेटेस्ट गुड, बिल्कुल जी ठीक है। लर्न टू मेक द रूल्स एंड ओबे देम, भाई सीखते हैं जो रूल्स को किस तरह ओबे करना है और उनको ओबे करना है, ठीक है जी, वायोलेट नहीं करना। स्कूल ऑर्गेनाइजेशंस की बात कर लें अब हम, ठीक है, हम बिल्कुल आखिर में आ चुके हैं। वीडियो माशाल्लाह बहुत अच्छा खासा लंबा हो गया है, क्योंकि नेचुरलिज्म का तो जो टॉपिक है बड़ा ही मज़ेदार है,
अभी भी इतना जितना ये तकरीबन 40 मिनट का वीडियो हो सका है, 40 मिनट और भी हो सकते हैं, बट जो है इतना बड़ा मैं करूँगा नहीं। मैं जो है वीडियो को जो है बिल्कुल शॉर्ट करता हूँ, ठीक है, ताकि आप लोग इसको अच्छे तरीके से समझ सके। बट इतना वीडियो भी अगर आपने समझ लिया, जो चीजें मैंने आपको बताई हैं इनफ है, बहुत है, ठीक है। और लास्ट के अंदर आपको पता है आप लोगों के लिए सरप्राइज लाजमी है। तो चलिए जी स्कूल ऑर्गेनाइजेशंस की तरफ चलते हैं। अगर आप एक स्कूल को देखते हैं तो आपको कैसे पता चलेगा कि ये स्कूल, अब यहाँ पे स्कूल ऑफ थॉट नहीं आ रहा ना, ठीक है, जो अभी आपको पहले बताया था स्कूल ऑफ थॉट, स्कूल ऑफ जो साइकोलॉजी के अंदर मैंने आपको बता दिए थे, यहाँ ये जो फिलोसफीज हैं ये भी स्कूल ऑफ थॉट्स हैं, सही है। अब यहाँ पे स्कूल का मतलब स्कूल जहाँ पे हम पढ़ने जाते हैं, ठीक है। लिबरल होगा, वहां का जो इन्वायरमेंट होगा फ्री होगा, नेचुरल लॉज के ऊपर होगा। नेचर इटसेल्फ इज स्कूल। अब नेचुरलिज्म का मतलब क्या है, जो नेचर है ना हमारी वो खुद स्कूल है, और बच्चा वहां पे सीखता है, ठीक है, नेचुरल प्रिंसिपल के हिसाब से। तो जो आपका स्कूल है ना वो भी बिल्कुल नेचुरल प्रिंसिपल्स के हिसाब से होना चाहिए, और बच्चा वहां पे सीखे। डेमोक्रेटिक वैल्यूज को ये जो है प्रमोट करते हैं, ठीक है। ऐसे नहीं है कि आपने डेमोक्रेटिक वैल्यूज नहीं उसकी धज्जियां उड़ानी है। टीचर्स रोल शुड बी रिड्यूस टू मिनिमम, ठीक है। टीचर्स का जो रोल है वो क्या है, वो बहुत कम होगा, लेस इंटरफेरेंस होगी। स्कूल लाइक डाल्टन प्लान, डाल्टन प्लान आ गया भाई। अब डाल्टन प्लान है क्या, क्लासेस चेंज इनटू लेबोरेटरीज, ठीक है, ये लेबोरेटरीज है। नो डेफिनेट टाइम टेबल इन द स्कूल। डाल्टन प्लान का मतलब ये क्लासेस खत्म कर दो, हर चीज को लेबोरेटरीज में चेंज कर दो, बच्चे वहां पे सीखें, ये है डेंटल प्लान। कोई टाइम टेबल नहीं होता, बच्चों के इंटरेस्ट के हिसाब से, मतलब ऐसे नहीं है ना अभी बच्चा सीखने लगता है, उसका इंटरेस्ट आता है और जी the period is over, the math teacher comes in the class या the science teacher comes in the class, जी खुदा हाफिज बाय बाय, ऐसा नहीं होता, ठीक है। इंटरेस्ट के हिसाब से बच्चे सीख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, जितना उसका इंटरेस्ट है तब तक पढ़ेंगे, फिर ब्रेक लेके फिर वो दूसरा पढ़ेंगे, ठीक है। तो इस तरह होता है, ये इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन होती है नेचुरलिज्म के अंदर। प्रॉपर अरेंजमेंट ऑफ लाइट एंड एयर, भाई ये तो हर दफा अब ये तो प्रॉपर हो चुका है ना, अगर ये नहीं है तो आपकी जो है एजुकेशन हो ही नहीं सकती। अब इन लास्ट हम जरा कंट्रीब्यूशंस देख लेते हैं, ठीक है। कंट्रीब्यूशंस क्या है, पेडोसेंट्रिक एजुकेशन है, वो जो टीचर सेंटर्ड थी, आइडियलिज्म और रियलिज्म, ये आई है एजुकेशन बच्चे के ऊपर, ठीक है। तो चाइल्ड सेंटर्ड पॉलिसी आई है। रोसो साहब कहते हैं एवरीथिंग इज गुड एज इट कम्स फ्रॉम द हैंड्स ऑफ द ऑथर ऑफ नेचर, बट एवरीथिंग डिजेनरेट्स इन द हैंड्स ऑफ मैन। बात तो सही है कि भाई बच्चा जो है जब वो नेचर के अंदर जाता है तो वो बिल्कुल ही क्या होता है, गुड होता है, बट जब इंसान के हाथ में होता है ना तो फिर वही नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव फीलिंग्स जो अपने एक्सपीरियंस से दूसरों पे मुसल्लत करते हैं, तो जो इंसान है ना वो क्या होता है, डिजेनरेट्स हो जाता है, अंदर से तबाह होना शुरू हो जाता है। ये वही बात है जो मैंने अभी आपको टीचर वाली एग्जांपल्स दी थी यहाँ पे, ठीक है, कि एक टीचर जो है बच्चे को नेगेटिव जो है बातें करता है। नेगेटिव बातें मतलब आप नहीं बन सकते डीसी, आप ये हो जाएगा, कहाँ से कैसे, आपका तो कोई पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस ही नहीं है, तो ऐसी चीजें नहीं होती, ठीक है। आपका विल पावर होना चाहिए, आपके पास सेल्फ फ्रीडम होना चाहिए, तो भाई आप सब कुछ कर सकते हो। अच्छा, एम्फेसाइज अपॉन साइकोलॉजी, एबिलिटी की जो बात हो रही थी उसके ऊपर आए कि एबिलिटी के हिसाब से आप करें। पिछली जो फिलोसफीज थी उसके अंदर ऐसा बिल्कुल नहीं था, जो बन गया वो बन गया और जो हो रहा है वो हो रहा है, ठीक है। डायरेक्ट एक्सपीरियंस ऑफ थिंग्स, यही हमने सीखा, जो है नेचर के अंदर से हमने डायरेक्ट एक्सपीरियंस लेना है। गिव योर स्कॉलर नो वर्बल लेसन, ही शुड टॉट बाय द एक्सपीरियंस डन। भाई वही बात है ना कि अपने एक्सपीरियंस ना दो, उसको सिर्फ आप क्या करो, क्या है उसको, गिव योर स्कॉलर, अपना जो है सिर्फ एक पॉइंट ऑफ व्यू दे दो कि बेटा ऐसे करेंगे ऐसे होगा, ज्यादा ना बोलो, बच्चा खुद ही जाएगा, एक्सपीरियंस उसको खुद ही सिखाएगा। और उसके बाद है सेल्फ गवर्नमेंट, ठीक है, सेल्फ गवर्नमेंट आपको बताया जाएगा कि आपने सेल्फ गवर्नमेंट करनी है। सो दैट्स इट फॉर टुडेज लेक्चर। Hopefully you have cleared all the concept, or either if you have any question you can ask me on my WhatsApp number and you can ask in the comment section. I will reply as soon as I am available. So जी अब हम चलते हैं प्रैक्टिस की तरफ। प्रैक्टिस एमसीक्यूज हैं आपके पास 10, 2 स्लाइड्स के ऊपर मुश्तमिल हैं। आपने क्या करना है, फर्स्ट you pause the video and write down your right answers of the questions, and then you may recontinue or replay the video, and then
you will also write the answers on your notebook, and in the end I will show the answer keys and you have to check your answers with the right answer key. तो चलिए जी चलते हैं आज के क्विज की तरफ। अच्छा जी, तो होपफुली आपने जो है वीडियो को पॉज करने के बाद अपने राइट ऑप्शंस लिख लिए होंगे। अब हम नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। वीडियो को पॉज कीजिए, अपने राइट ऑप्शंस लिखिए। होपफुली जी आपने अपने राइट ऑप्शंस लिख लिए होंगे। अब हैं जी राइट आंसर कीज। ये राइट आंसर कीज हैं। आप देखिए आपके कितने परसेंट ज्यादा हुए हैं। अगर आपके 5 आ रहे हैं तो आप एक बिल्कुल ही एवरेज हैं। अगर आपके 5 से कम आ रहे हैं तो आप बिलो एवरेज हैं। आपने बहुत कम सीखा है इस लेक्चर से। इस लेक्चर को दोबारा सुनिए, फिर आपको पता चलेगा। इस जो पूरा लेक्चर है उसकी असेसमेंट इसके लास्ट में ही हो रही है। आपको खुद पता चल रहा है कि इस लेक्चर में से आप कितनी चीजें सीख सकें या कितनी चीजें आपकी मिस हो गई हैं। जो भी पढ़ा रहा हूँ इसी लेक्चर के अंदर से। कोई एमसीक्यू समझ नहीं आता आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है, मेरे नंबर के ऊपर। तो अगर आप 7 और 8 तक आ रहे हैं तो फिर आप इंटेलिजेंट हैं, और अगर आप 10 तक आ रहे हैं तो आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं। सो होपफुली यू हैव एंजॉयड in this lecture, and in last, thanks for watching. Like and subscribe my YouTube channel that is free learning for all exams. तो होपफुली अल्लाह पाक आपको खुश रखे। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। टिल दैट टाइम खुदा हाफिज।